नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। दोस्तों मैं हूं मोहन और आज हम दोस्तों समास करेंगे। दोस्तों की डिमांड थी गई कि थोड़ा हिंदी भी समझाइए। दोस्तों जिस हिसाब से मैं हिंदी कर रहा हूं दोस्तों, मैं उसको अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जो समास है इसको इंग्लिश में कंपाउंड बोला जाता है और इसका जो अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि संक्षिप्त रूप किसी भी अर्थ वर्ड का, यानी कि कोई लंबा वर्ड है उसका संक्षिप्त कर देना, यानी कि उसके अंदर से क्या करना, विभक्ति चिन्ह और जो प्रत्यय वगैरह उसके अंदर आए होते हैं उनको छोड़ करके वो वर्ड मिला देना, उसको हम समास बोलते हैं। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन में लिखी हुई है, दो या ज़्यादा शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है तो उसको समास बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आप देखिए एक बार, जैसे कि राजा का कुमार सख्त बीमार था। तो हम ऐसा लंबा वर्ड ना बोल के इसको हम संक्षिप्त में लिखते हैं कि राजकुमार बीमार था। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, राजा की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम यहाँ कुमार की बात कर रहे हैं कि राजकुमार बीमार था। तो यहाँ क्या है, अगर इसका हम विग्रह करते हैं, कई बार विग्रह बोल देते हैं कि समास का विग्रह कीजिए, तो राजकुमार का हमें पता है कि विग्रह जो होगा राजा का कुमार होएगा। तो ये समस्त पद उसको बोला जाता है। जो समास जब बनता है तो इसको समस्त पद, यानी कि जो विभक्ति वगैरह ये प्रत्यय वगैरह हटा दिए जाते हैं तो ये समस्त पद इसको बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें क्या है, जैसे कि देखना होता है कि कौन दो, जैसे कि ये वर्ड है पूरा टोटल विद्याधन, तो इसके अंदर एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। इसको हम याद रखना हमें कि कौन सा पद कौन सा होता है। तो इसके अंदर उपमान और उपमेय भी मुख्य होता है समास के अंदर। विशेषण और विशेष की भी बात होती है, जैसे कमल, कोई कमल के बारे में बात होती है, कोई जैसे उसकी विशेषता बतानी हो तो नील कमल, उसके आगे नीला रंग, यानी नीले रंग का कमल, ये उसके विशेषण बन गया है दोस्तों कमल का। दोस्तों यहाँ क्या है, उपमान और उपमेय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना है कि ये ज़रूरी होता है समास के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि चंद्रमुख, तो इसके अंदर चंद्र जो होता है वो हमेशा उपमान होता है। उपमान एक ऐसा वर्ड होता है जो, यानी कि कोई प्रसिद्ध चीज़ होती है, यानी कोई फेमस या कोई फेमस प्राणी हो जाता है, तो उससे हम तुलना करने लग जाते हैं। तो उसको जो तुलना जिसकी करते हैं उसको हम उपमेय बोलते हैं। जैसे चंद्रमुख, तो मुख यहाँ क्या है, उपमेय है, और चंद्र यहाँ क्या है, उपमान है। तो ये हमें याद रखनी है चीज़। तो हम नेक्स्ट सीधा अव्ययीभाव समास देखते हैं। जो अव्ययीभाव समास होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, हमेशा पहला पद प्रधान रहता है। और दोस्तों हम एक बार जो अव्यय वर्ड है उसको भी जान लेते हैं, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। जो अव्यव शब्द होता है दोस्तों, इसको जो होता है ये काल, कारक, लिंग, वचन, यानी कि इन चारों का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको अव्यव बोलते हैं। इसी से रिलेटेड ये अव्ययीभाव समास बना है। इसके अंदर हमेशा क्या है, जो भी शब्द जो बनेगा वो अव्यव ही कहलाएगा, यानी कि उसके ऊपर क्या होगा, लिंग, कारक या वचन का कोई, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको अगर अंदर सेंटेंस के अंदर रख के देखेंगे तो लिंग या कारक का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आजन्म एक वर्ड है, अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसके ऊपर हम कुछ भी वर्ड लगाए, कि कोई भी लड़की की बात करें, लड़के की बात करें, वो आजन्म से वो लड़की ऐसी है, आजन्म से वो लड़का ऐसा है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस शब्द के ऊपर, लिंग, वचन और कारक इन चारों का। तो ये हमें याद रखना है। कई बार हमें अगर नहीं आए तो ऐसे रख के हम सेंटेंस में उसको देख सकते हैं कि ये अव्ययीभाव है या नहीं। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो समस्त पद यानी कि जो समास बनेगा अव्ययीभाव से, वो हमेशा क्रिया विशेषण का काम करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हमें कई बार एग्जाम में आइडिया दे देगी कि ये क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। उस वर्ड को हम कई सेंटेंस में रख के दे सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है कि उसने भरपेट खाना खाया। तो उसने भरपेट खाना खाया, तो ये भरपेट यहाँ पे क्या है, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या है, खाया, और भरपेट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता, क्योंकि ये पेट भर कर खा रहा है, तो ये विशेषता है उस चीज़ की, क्रिया विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पहला पद हमेशा प्रधान होता है, यानी कि जो ये क्या होता है, उपसर्ग से बना होता है। ये जो जितने भी अवयव होते हैं ये सारे उपसर्ग के अंदर ही आ जाते हैं। तो जो जैसे कि हम देखते हैं ये वर्ड है आजन्म, मैंने जो आगे वाला वर्ड किया हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, उपसर्ग होता है इसके अंदर। तो आजन्म यानी कि जन्म से लेकर ये वर्ड आ जाते हैं इसके अंदर। अनुज्येष्ठ, यथाशक्ति यानी कि ये शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन, अनुरूप यानी कि रूप के योग्य, निर्जन। तो दोस्तों जितने भी ये वर्ड आए हैं इनको हम किसी भी सेंटेंस के अंदर रख के देखते हैं तो काल, कारण, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इनके ऊपर। और एक जो इसके अंदर मेन होता है पुनरुक्ति, ये वर्ड है, ये आपने याद रखना है। जैसे ऐसा कोई भी बार बार जैसे कोई शब्द आए, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये सब क्रिया की विशेषता ही बताएंगे दोस्तों। हम इनको अगर ऐसे भी देखेंगे तो ये जैसे वो धीरे धीरे चला, तो उसकी चाल क्या है, धीरे धीरे, ये विशेषता है कि क्रिया की ये विशेषता प्रकट करेंगे। यानी कि निर्जन वगैरह जितने भी ये वर्ड होंगे, दिनों दिन, ये दिनों दिन, यानी कि ये क्रिया की क्या है, विशेषता प्रकट करेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है।
ये तत्पुरुष समास होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा उत्तर पद यानी कि सेकंड जो पद, लास्ट का जो पद होता है, अंतिम पद, वो हमेशा प्रधान होता है। जैसे राजकुमार के अंदर क्या होता है कि राजकुमार जो पद है इसके अंदर क्या है, कुमार वर्ड प्रधान है, यानी कि राजा की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कुमार की बात कर रहे हैं, तो ये तत्पुरुष समास के अंडर आएगा। तो इसमें हमेशा क्या होता है, विभक्ति चिन्ह मिलता है। विभक्ति चिन्ह उनको बोलते हैं जो, जैसे कि ये कर्म के अंदर होता है, कर्म कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, तो ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। को, से, द्वारा, का, के, की, रा, रे, री, मा, में, पर, ये हमेशा विभक्ति चिन्ह माने जाते हैं। तो जिसके अंदर समास के अंदर ये मिलेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर कई सारे वो दिए गए हैं, यानी कि जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। हमेशा इसके अंदर क्या है, जो दो स्टार्टिंग का और लास्ट का, यानी कि जो 8 विभक्तियाँ होती हैं, 8 विभक्तियों में सबसे पहली जो कर्ता होती है, कर्ता ने, तो कर्ता छोड़ देना है। और संबोधन, जो ये हे, अरे, ऐसे कि इसके अंदर संबोधन में होते हैं विभक्ति चिन्ह, तो इन दोनों को ही छोड़ना है। बाकी जितने बचे हैं बीच के 2 से लेके 7 तक, तो वो तत्पुरुष समास को बनाते हैं, यानी कि ये कर्ता और संबोधन नहीं बनाते, इनको छोड़ना है, ये नहीं होते इसके अंदर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुलसी कृत, यानी कि रामचरितमानस क्या है, तुलसी कृत है। तो यहाँ पर जो प्रधानता है कृत की है, यानी कि कृत मान ले कि कर लिखना या के द्वारा, तो यहाँ कृत पद ये प्रधान है, सेकंड पद है, इसकी प्रधानता दी गई है। तो आगे देखिए, आगे थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो जैसे कि इसके आगे ये भेद बनते हैं, जैसे ये कर्म तत्पुरुष वगैरह, तो ये भी इसके अंदर ही आते हैं, ये हमें याद रखने हैं। कई पिछली बार एचटेट के अंदर क्या आया था, ये पूछ लिया गया था कि जल से जात, तो इसके अंदर से विभक्ति किसके अंदर नहीं लग रही, तो वो हमें ढूंढना था। तो ये इसके लिए हमें विभक्तियाँ भी याद रखनी है कि कर्म कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, का, के, की, ये संप्रदान में हमेशा जुदाई होती है। जैसे कि पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो यहाँ पद से भ्रष्ट यानी कि पद से जुदाई हो रही है। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ जुदाई होती है हमेशा। और संबंध में क्या होता है कि संबंध बनता है व्यक्ति का, जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार, ये क्या संबंध है इन दोनों का आपस में। और में पर ये अधिकरण में आता है, तो अधिकरण में क्या होता है, ये में, जैसे कला में प्रवीण, कला प्रवीण, तो ये में विभक्ति इसमें आई है। आप बीती यानी कि आप पर बीती, तो ये अधिकरण के अंदर आता है। ये विभक्ति चिन्ह हमने याद रखनी है, तो ये आसानी से हमारा निकल जाएंगे। जैसे दोस्तों इसमें कर्म में क्या है, ये घरा आगत, अगत, ये क्या है, घरा को आगत, ये कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, ये से और द्वारा, इसके अंदर विभक्ति चिन्ह है। तो हमेशा हमने इन दोनों को ही याद रखना है हमें। ये जैसे कि कर्ण के अंदर तो हमेशा नॉर्मल से आता है, लेकिन अपदान में हमेशा जुदाई के मामले में से लगता है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसके अंदर उपमान और उपमेय की बात होगी। जैसे कि इसका जो हमें समझना है, इसके अंदर हमेशा हम जब इसको अलग करके देखेंगे तो है जो ऐसे वर्ड आएगा, यानी कि यहाँ पे तुलना होगी हमेशा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, प्रधानमंत्री यानी प्रधान है जो मंत्री, यानी कि चंद्रमा के समान है जो मुख, यानी कि विशेषण और विशेष की यहाँ बातें होंगी। तो वो हमेशा क्या होगा, कर्मधारय समास के अंदर आएगा। दोस्तों इसकी यही मेन पहचान है, जहाँ पे उपमान उपमेय यानी कि संज्ञा दी जाए किसी के अच्छे होने की, यानी कि तुलना की बात होगी, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। आप इस चीज़ को याद रखिए। और दोस्तों एक वर्ड जहाँ पे ये वर्ड आ जाए कि कोई वर्ड आ जाए, तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। जैसे कुपुत्र, कुत्सित पुत्र, कुमार श्रमणा, मैंने 3 वर्ड लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, तो ये तीनों कु, जहाँ पे आगे कु लिखा हो, यानी कि ये कु प्रत्यय लिखा हो, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, ये कर्मधारय समास होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं नन तत्पुरुष। नन जो तत्पुरुष होता है, यानी ये जो ये समास होता है, इसके अंदर हमेशा पहला पद क्या होता है, निषेधवाचक रहे, यानी कि निषेध करे किसी चीज़ का। जैसे कि यहाँ पे इसके जो समस्त पद जब बनेगा, यानी कि ये जब समास बन के पूरा हम इसको पद को पूरा कर देंगे, समस्त पद इसको बना देंगे, तो इसके अंदर अ और अन आगे लिखा होगा। और कुछ दोस्तों इसके अंदर अपवाद भी है, मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा सारे इकट्ठे ही, मैं उसमें आपको बताऊंगा नहीं, आपने खुद वो लिस्ट देखनी है, मैं लास्ट में वो लिस्ट डालूंगा इसकी। तो यहाँ पे अ और अन आएगा हमेशा, जैसे कि अनधिकार, दोनों यहाँ पे क्या है, न अधिकार, न अवसर, यानी कि ये निषेध कर रहे हैं। निषेध मतलब न यहाँ आ रहा है, जैसे कि अज्ञान, इसका हम खोल के देखते हैं तो यहाँ पे न आएगा। अगर इसको हम समास का विग्रह करेंगे, अज्ञान, न ज्ञान, न अवसर, अनधिकार, तो दोस्तों कई ऐसे वर्ड होते हैं, तो ये जहाँ भी आएंगे
तो वहाँ पे हमेशा नन तत्पुरुष रहेगा। नन तत्पुरुष के अंदर न की ही बात होती है, तो ये आपने याद रखना है। जैसे कि मैं आपको और भी इसके बारे में 2-4 वर्ड बता देता हूँ, जैसे कि जो न के इसके ऊपर आएंगे। और जैसे कि नन तत्पुरुष में एक आएगा अकर्म यानी कि न कर्म, अचिंत्य न चिंत्य यानी कि अगोचर, न गोचर, अछूत न छूत। तो मैं ये लास्ट में सारे ही डाल लूँगा वर्ड, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। अनजान जैसे न जान, अदृश्य जैसे कि न दृश्य, तो अनदेखा न देखा, नामुमकिन को हम कहेंगे न मुमकिन, गैर कानूनी न कानूनी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं दोस्तों। हम देखते हैं द्विगु समास। हम द्विगु से भी आइडिया लगा सकते हैं इसको, अगर हम इसको याद रखना है। द्विगु यानी कि यानी कि इसमें गिनती आ रही है, यानी कि संख्या आ रही है। तो इसमें क्या होता है, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होती है। यानी कि 5 वटी, तो इसमें क्या है, पंचवटी क्या है, तो पंच क्या है 5, और वटी क्या है, वटी इसको संज्ञा भी कह सकते हैं। वटी यानी कि एक पेड़ को बोल रहे हैं ये, तो ये 5 वटों का समाहार। तो ये पंच इसमें क्या है, संख्या आई है, और सेकंड पद संज्ञा आई है। चौराहा यानी कि 4, राह यानी कि राहो रास्ते, तो 4 राहों का समाहार। तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। हमेशा इनके अंदर जो पहले पद होंगे वो संख्यावाची होंगे, आपने हमेशा ये याद रखना है। यही इसकी पहचान है दोस्तों। और एक अपवाद है, ये आपने याद रखना है, जो मैंने नीचे लिखा है। ये ऐसी चीज़ें ही हमेशा पेपर के अंदर आती हैं, जैसे कि यदि दोनों पद अगर संख्यावाची हो तो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। तो वह हमेशा कर्मधारय बनेगा यदि दोनों ही पद संख्यावाची हों। जैसे हम एग्जाम्पल देखिए मैंने दिए हैं यहाँ 34 देखिए, 4 और 30, यानी कि ये पहला भी पद संख्यावाची है, दूसरा भी संख्यावाची है। यानी कि अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो 4 और 30, 34, 4 और 30, 36, 6 और 30, 31, 1 और 30, 24, यानी कि 4 और 20। तो यहाँ पे क्या है, ये इनके अंदर दोनों पद ही संख्याएं हैं, यानी कि संख्यावाचक हैं। तो यह कर्मधारय समास होगा, आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व होता है यानी उनके अंदर हम इसको एक ऐसे वर्ड से याद रखते हैं कि द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व मीन्स उसके अंदर लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब जैसे कि माता पिता इनके अंदर क्या है, द्वंद्व है, यानी कि दोनों के अंदर ही लड़ाई लगा लो, ऐसे कुछ याद करने का तरीका लगा लें आप। गाय बैल यानी कि दोनों समान होंगे, ये दोनों ही पद प्रधान भी होंगे और समान भी होंगे, और विपरीत अर्थ भी हमें देंगे। जैसे कि कोई भी विपरीत अर्थ देगा, जैसे दाल भात, ये दोनों विपरीत अर्थ दे रहे हैं। दाल एक दाल होगी, एक भात होगी, तो ये विपरीत अर्थक द्वंद्व समास में आएंगे। सीता राम, धर्माधर्म, जैसे कि इनको अलग करेंगे, धर्म या अधर्म, सत्य असत्य, यानी कि सत्य या असत्य, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। तो इसमें हमेशा द्वंद्व देखने को मिलेगा, तो ये हमें याद रखना है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, जैसे कि अव्ययी भाव समास होता है, उसके अंदर हमें क्या होगा कि 1-2 ही पद देखने को मिल सकते हैं। बहुव्रीहि में भी 2-4 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ये द्वंद्व समास है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, पद हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आज मेहमानों ने भात दाल तरकारी तिलोरी पापड़ घी सलाद दही आदि खिलाए। तो ये एग्जाम्पल किसका रहेगा, ये द्वंद्व समास का रहेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए पेपर के अंदर, सेम आ जाए अगर आज मेहमानों ने, तो ये हमेशा द्वंद्व समास है, यानी कि द्वंद्व दिया गया है इसके अंदर। ये तरकारी तिलोड़ी पापड़ घी सलाद दही, तो ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। हम देखते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता, और जो समस्त पद ही बनता है वही, यानी कि वही पद क्या होगा, वही ही स्पेशल होगा, यानी कि जो बनेगा वो स्पेशल होगा। लेकिन इसके अंदर जो अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं है। जैसे कि आप पीताम्बर देखिए, अब इसका विग्रह क्या बनता है, पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है अंबर जिसका। तो ये क्या है, कोई भी ऐसी सेंस नहीं दे रहा है कि इसके अंदर कोई भी पद प्रधान हो। लेकिन ये पीताम्बर, ये विष्णु भगवान को बोलते हैं जो पीला अंबर डालते हैं, यानी कि एक अलग समस्त पद बना रहे हैं ये। तो ये याद रखना आपने। जैसे कला प्रिया, कला है जिसको प्रिया, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे सबल, जो बल के साथ है वह है सबल, तो इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं है। ये आप देखिए सहपरिवार, जो परिवार के साथ है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ये गणेश जी की बात कर रहे हैं। सहपत्नी यानी कि साथ है पत्नी जिसकी। तो ये हमने याद रखना है दोस्तों। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ आगे,
तो PDF बना के मैं उसमें कुछ बोल लूँगा नहीं। आप मैं उसको सिर्फ क्या करना आपने अपने सिर्फ मैं उसको ऐसे ही डाल दूँगा। आपने उसको सिर्फ रीड करना है कि कौन सा समास कौन सा है, सिर्फ इसलिए मैं उसको डाल रहा हूँ, आपके याद हो जाए अच्छे से। दोस्तों ये PDF क्या है याद करनी है, मैं इसको स्लो करता रहूँगा या आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लंबी वीडियो बन जाएगी अगर इसके सारे को हम डिस्कस करने बैठे हैं। आपने सिर्फ ये याद करने हैं। ये से अव्ययभाव समास की लिस्ट है, तो इसके अंदर आपने सारे एक बार देख लेने हैं ताकि आपको इसके वर्ड याद हो जाएँ, पेपर में आपको दिक्कत ना आए कि इसका विग्रह क्या होगा। सिर्फ ये आपने याद करने हैं, एक बार नज़र भी मारेंगे तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। और इसके अंदर कई ऐसे भी अलग अलग समास देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो मेन होते हैं वही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते, जैसे आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। जैसे विभक्तियाँ चल रही हैं ये इसके अंदर, तो आप इनको क्या है स्लो करके देख लीजिए, या आप इसको क्या करिए स्लाइड को रोक लीजिए, तो उससे भी आपके ये याद हो जाएंगे। मैंने भी किसी से ये मंगवाए हैं दोस्तों, मेरे पास भी ये नहीं थे। एक बार आपको इसको देखना है ओनली। ये कर्मधारय समास के आ गए, जैसे कि ये सारे ही इसके अंदर आएंगे, तो आपने ये एक बार नज़र निकाल लेनी है इसके अंदर। ये द्विगु समास आ गया, ये भी आपने देखना है। ये जैसे कि ये आया मध्यम लोपी समास वगैरह, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए और ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते। ये प्रादि तत्पुरुष वगैरह जैसे ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन होते हैं वही हमने आपको बताए हैं। आप इनको देख के घबराए नहीं। ये आ गए अजात वगैरह, ये द्वंद्व के आ गए, तो ये द्वंद्व वाले भी आपने देख लेने हैं एक बार। ये बहुव्रीहि समास वाले आ गए, तो ये सारे एक बार आप लिस्ट को रोक के देख लीजिएगा अगर आपने याद करने हैं। वैसे भी आपका काम एक बार हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो भी हमारा काम चल जाता है दोस्तों। हिंदी के अंदर कंसेप्ट क्लियर करके रखिए आप बस। तो ये दोस्तों लास्ट थी लिस्ट। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।